मेरे पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और जो उन्होंने उस रात झेला उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। 2007 की क्रिसमस एक ऐसा वक्त था जो हमेशा मेरी यादों में रहेगा। उस वक्त मैं 13 साल का था और वो पहली और इकलौती क्रिसमस थी जो डैड ने मिस की थी। मेरे डैड लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर थे, यानी वो लंबे रास्तों पर ट्रक चलाया करते थे। हम लोग उनके कई हफ्तों या कभी कभी महीनों तक घर से दूर रहने के आदी थे, लेकिन वो हमेशा ये ध्यान रखते थे कि हमारे बर्थडे और क्रिसमस पर घर जरूर रहें। मगर उस साल कुछ अलग ही हुआ। मॉम तब से परेशान थी जब पापा ने कहा कि छुट्टियों से पहले उन्हें एक आखिरी लोड डिलीवर करना है। उनका प्लान था कि डिलीवरी करके वो 23 तारीख तक क्रिसमस के लिए घर आ जाएंगे, लेकिन मौसम के इरादे कुछ और थे। किस्मत की बात यह थी कि मिनियापोलिस से बिलिंग्स मोंटाना तक का उनका रास्ता I-94 हाईवे से होकर गुजरता था और वहीं एक जबरदस्त बर्फीले तूफान ने दस्तक दी थी। बर्फ लगातार भारी मात्रा में गिर रही थी और डैड सोच रहे थे कि वो रात भर कहीं रुक जाएं या सफर जारी रखें। उन्होंने सोचा कि सफर जारी रखना ही उचित होगा, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बिलिंग से बस 1 घंटे की दूरी पर उनका ट्रक अचानक एक बर्फ की फिसलन पर फिसल गया, जिससे वो नियंत्रण खो बैठे और ट्रक रोड से फिसलकर मीडियन में जा फंसा। किस्मत से उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनका ट्रक करीब 2 फीट मोटी जमी हुई बर्फ में फंस गया। ये रात के करीब 12 बजे की बात थी। उन्होंने ट्रक को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जैसा कि अक्सर होता है, उस इलाके में मोबाइल सिग्नल भी नहीं था, मतलब किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। उस समय तक सड़कें भी खाली पड़ी थी, दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं था। उन्होंने लोकल इमरजेंसी ऑफिस को रेडियो किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि रास्ते बहुत खतरनाक हैं और अभी कोई मदद भेजी नहीं जा सकती। आखिरकार उन्हें वहीं इंतजार करना पड़ा। इस बीच हमारे लिए क्रिसमस आ गया और चला भी गया, लेकिन डैड की कोई खबर नहीं आई। मॉम बेशक परेशान थी, लेकिन उन्होंने उस परेशानी को हमसे छुपाने की कोशिश की। मैं और मेरी 2 बहनें बस उदास थे कि डैड हमारे साथ नहीं थे। शुक्र है कि डैड ने आखिरकार क्रिसमस की रात को हमें कॉल किया। उन्होंने माफ़ी मांगी और वादा किया कि जैसे ही हो सकेगा वो घर लौट आएंगे। 2 दिन बाद वो वाकई लौट आए। उनके हाथों में ढेर सारे क्रिसमस गिफ्ट्स थे और हम सब ने चैन की सांस ली, लेकिन डैड बदले बदले से लग रहे थे, चुप चुप से, जैसे उनका मन कहीं और ही था। मैंने तब कुछ नहीं पूछा, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि उन्हें कुछ परेशान कर रहा है। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई और उसके बाद डैड ने कभी कोई क्रिसमस मिस नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो हर साल दिसंबर का पूरा महीना ही छुट्टी पर लेना शुरू कर दिया ताकि वैसी कोई स्थिति फिर ना आए। मुझे उस वक्त ये बात नहीं पता थी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर कभी I-94 हाईवे से सफ़र नहीं किया। अगर किसी डिलीवरी में उस रूट से जाना पड़ता तो वो उसे सीधे मना कर देते या घंटों लंबा डिटूर लेना पसंद करते, सिर्फ उस जगह से बचने के लिए। अब हम सब बड़े हो चुके हैं और हमारे खुद के बच्चे हैं। मेरा बेटा हाल ही में 2 साल का हो गया है और पिछले क्रिसमस पर पूरी फैमिली एक साथ थी। हम सब बैठे देख रहे थे कि मॉम और डैड अपने नाती पोतों को ढेर सारा प्यार और गिफ्ट्स दे रहे थे। मैंने कभी डैड को इतना खुश और मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उस रात जब बच्चों की मिठाइयों की एनर्जी उतर गई और सब सो गए, तो मैं और डैड बालकनी में अकेले रह गए। हम दोनों विस्की की चुस्कियां ले रहे थे और सिगार पी रहे थे। हमारी बातें चल रही थीं। बाकी बातों को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि असली बात वो नहीं है। असली बात तब शुरू हुई जब हम उनके ट्रक ड्राइविंग से रिटायरमेंट की बात करने लगे और मैंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया
जो मैंने पहले कभी नहीं पूछा था। डैड, आपने कभी किसी रास्ते में कोई डरावनी चीज का सामना किया है? डैड अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में कभी शर्माते नहीं थे। उन्होंने अटलांटा में नशेड़ियों से भिड़ने, नेब्रास्का में गाय से टकराने और फर्ग्यूसन में हुए दंगों के बीच ड्राइव करने तक की कहानियां बड़े मजे से सुनाई थीं। लेकिन इस बार उन्होंने रुक कर सोचा। उन्होंने अपने ग्लास में विस्की को घुमाया, जैसे मन ही मन तय कर रहे हों कि ये बात बतानी चाहिए या नहीं। उन्होंने आखिरी घूंट लिया और कहा, अब तो बता ही देता हूं। तुम्हें याद है वो साल जब मैं क्रिसमस पर नहीं आया था? अब तक तो मैं वो वाकया लगभग भूल चुका था, लेकिन उनके कहने की देर थी कि सारी यादें एक बार में लौट आईं। हाँ, मॉम तो गुस्से में पागल हो गई थी। डैड जोर से हंसे और सहमति में सर हिलाया। ओ हाँ, उसने मुझे कभी वो भूलने नहीं दिया। आज भी उसके ताने मिलते हैं। वो बर्फीला तूफान था ना, जब आपका ट्रक फंस गया था? हाँ, उस रात तो मेरा ट्रक लगभग पलट ही गया था। अजीब बात यह है कि जिस बर्फ में ट्रक फंसा, शायद उसी ने मेरी जान भी बचाई। फिर उन्होंने नजरें चुराई और कुछ देर सोचते रहे। फिर डैड ने बताया कि जहां उनका ट्रक फंसा था, वो जगह पूरी तरह वीरान थी। आसपास ना कोई शहर, ना कोई पेट्रोल पंप, बस दूर दूर तक फैली घुमावदार सड़कें और पहाड़ियां। उन्होंने फिर से बताया कि मोबाइल सिग्नल बिल्कुल नहीं था और उनके पास बस इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कुछ मिनटों के बाद ही उन्हें समझ आ गया था कि उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आने वाला। उस रात बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे बाल्टियों से कोई उड़ेल रहा हो, और थोड़ी ही देर में बर्फ ट्रक के दरवाजे तक पहुंच गई। उस वक्त उनका ट्रक कैस्केडिया 125 मिड रूफ स्लीपर था, जिसमें आगे की सीट के पीछे सोने के लिए पूरा कंपार्टमेंट था और हफ्तों तक टिकने का सामान भी। शुरुआत में तो उन्हें फंसे होने की ज्यादा चिंता नहीं थी। फोन काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने आखिरकार हार मानकर पीछे वाले बंक में जाकर लेटना बेहतर समझा और अपने पोर्टेबल टीवी पर एक डीवीडी चला दी। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें पूरी रात वहीं रहना पड़े, तो कम से कम वो थोड़ा रिलैक्स कर लें जब तक मदद ना आ जाए। उन्होंने ये भी जरूर बताया कि अगर वो कोशिश करते तो शायद ट्रक निकाल सकते थे, लेकिन वो बहुत थक चुके थे और बस सोना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही सो गए, लेकिन कुछ देर बाद किसी अनजान वजह से जाग गए और उन्होंने खुद को घुप अंधेरे में पाया। तापमान बहुत नीचे गिर चुका था। उन्होंने ठंड से अपने हाथों को सीने से चिपकाते हुए अपने शरीर पर रोंगटे खड़े महसूस किए। उन्होंने ट्रक को आइडलिंग पर छोड़ा था, यानी चलती हालत में, लेकिन अब वो बंद हो चुका था। वो थोड़ा घबरा गए और आगे की सीट पर आए। चाबी अभी भी इग्निशन में लगी थी। उन्होंने चाबी घुमाई और इंजन फिर से गड़गड़ाया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने बताया कि इंजन की सामान्य आवाज अचानक किसी अजीब गड़गड़ाहट और धातु तरल पदार्थ की अजीब सी आवाज में बदल गई। एक ऐसी डरावनी आवाज जो किसी बेकार मशीन के कराहने जैसी लग रही थी। डैशबोर्ड एकदम क्रिसमस ट्री की तरह जगमगा उठा। ट्रक की हर वार्निंग लाइट जल रही थी। ट्रक के हुड के वेंट से भाप उठने लगी और उबलते हुए कूलेंट की तीखी गंध पूरे कैबिन में फैल गई। उन्होंने इंजन को मुश्किल से 10 सेकंड ही चलने दिया और फिर फौरन बंद कर दिया, इस डर से कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। उन्हें एहसास था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने लंबी सांस ली और तय किया कि बाहर जाकर देखना पड़ेगा। सर्द रात में बाहर निकलने से पहले उन्होंने खुद को पूरी तरह से ढक लिया और ट्रक का हुड खोलने की तैयारी की। उन्होंने बताया कि जब वो कैबिन से बाहर निकले तो रात में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उनके बूट जब बर्फ में धंसे तो जो चक चक की आवाज हुई,
वो उस सन्नाटे में किसी गड़गड़ाते तूफान जैसी लगी। वो ट्रक के सामने पहुंचे और उन्होंने हुड खोला। अंदर से भाप का एक बड़ा सा गुबार निकला, जैसे कोई फंसी हुई चीज वहां से बाहर निकलना चाहती हो। जब भाप थोड़ी छटी तो उन्होंने अंदर झांका और जो देखा उससे उनका माथा घूम गया। हुड के नीचे की पूरी जगह तेल और कूलेंट से सनी हुई थी। इंजन के कई हिस्सों पर काला काला चिपचिपा कचरा जमा हुआ था। डैड ग्रिल से नीचे उतरे और उन्होंने नीचे झांका और वहीं उन्होंने कुछ अजीब देखा। ऑयल पैन, इंजन के ठीक नीचे वाला हिस्सा बुरी तरह से फटा हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से उस पर दर्जनों बार वार किया हो। नीचे बर्फ में सारा तेल बह चुका था। इंजन की खराबी की वजह अब साफ थी, लेकिन यह हुआ कैसे था, यह सवाल अभी भी एक रहस्य था। उन्होंने आसपास झांक कर देखा और तब उन्हें ऐसा लगा जैसे बर्फ में फैला कुछ तेल सड़क से दूर पेड़ों की ओर बह रहा है। वो थोड़ा और झुके और उन्हें वहां कुछ और दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तेल के साथ साथ वहां कदमों के निशान भी जा रहे थे। सर्द रात पहले से ही खून जमा रही थी और उस दृश्य ने तो उनका खून ही फ्रीज कर दिया। वो फौरन वापस अपने कैबिन की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया वो वहीं जमकर खड़े हो गए। उनके ट्रेलर के पीछे कुछ हिला था, तेज, लेकिन इतना ही कि पूरी तरह पहचान में ना आए। वो दो पैरों पर चल रहा था, यानी इंसान जैसा था, कोई जानवर नहीं। डैड वहीं थम गए। उनके शरीर में मौजूद हर नर्व, हर सेल या तो भागना चाहता था या लड़ना चाहता था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह ठिठक गया था। उन्होंने सोचा कि आवाज लगाएं, लेकिन कुछ उनके अंदर से कह रहा था, नहीं, बिल्कुल नहीं, आवाज मत लगाना। कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने एक झपट्टा मारा और तेजी से कैबिन में चढ़े और दरवाजे लॉक कर दिए। उन्होंने फौरन सीट के नीचे से अपनी पिस्तौल निकाली और पीछे की ओर कूद गए। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो ऐसे बैठे कि दोनों साइड मिरर से बाहर झांक सके, लेकिन जो भी वहां था वो अब दिख नहीं रहा था। रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये बात उनकी समझ से बाहर थी। इंजन चाहे बंद हो गया हो, लेकिन बैटरी में इतना चार्ज होना चाहिए था कि रेडियो कुछ देर तक तो चलता। उन्होंने मोबाइल से भी कॉल करने की कोशिश की। एक दो बार रिंगिंग भी हुई, लेकिन हर बार कॉल कट जाता। घंटों बीत गए और कुछ खास नहीं हुआ। वो एक दो बार झपकी ले बैठे, लेकिन कोशिश करते रहे कि जागते रहें और सुबह का इंतजार करें। बर्फबारी तब तक थम चुकी थी, लेकिन तब से कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजरी थी। उन्हें लगा शायद रास्ता बंद कर दिया गया है, लेकिन दिल में कहीं उम्मीद थी कि कोई तो निकलेगा। कई घंटों बाद उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई दी। पहले हल्का सा ठप, फिर एक और फिर कई लगातार। आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी और उनका दिल गले में अटक गया। कोई उनके ट्रेलर के ऊपर चढ़ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने पिस्तौल कसकर पकड़ी और उसे ऊपर कैबिन की छत की ओर तान दिया। जिस वक्त उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो अजनबी अब कैबिन की छत पर पहुंच ही गया होगा, आवाजें अचानक बंद हो गईं। वो वहीं रुके रहे, पिस्तौल हाथ में कांपती रही, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मिनट बीते, घंटे बीते, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। कुछ वक्त बाद तो उन्हें यकीन ही नहीं रहा कि उन्होंने वाकई कुछ सुना भी था या नहीं। धीरे धीरे नींद हावी होने लगी और वो सो गए। उन्हें नहीं पता ये अगला हिस्सा उसी रात का है या किसी और चीज का, लेकिन उन्होंने कहा
कि इससे पहले कभी ऐसा उनके साथ नहीं हुआ था। उन्हें एक सपना आया, लेकिन ये कोई साधारण सपना नहीं था। उन्होंने कहा कि वो एक अंधेरे जंगल में चल रहे थे और सब कुछ इतना स्पष्ट और हकीकत जैसा लग रहा था कि उसे अब भी भूल पाना मुश्किल है। लगभग 30 साल बाद भी वो मानते हैं कि ये उनके जीवन का सबसे वास्तविक सपना था। वो एक बहुत घना, अजीब सा जंगल था। वहां के पेड़ सैकड़ों फीट ऊंचे थे। हर पेड़ के नीचे से जड़ें ऐसी निकल रही थी जैसे कोई राक्षसी ऑक्टोपस जमीन से बाहर आ रहा हो। उन जड़ों के बीच से उन्हें झुककर, कूदकर रास्ता बनाना पड़ रहा था, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि वो जा कहां रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें एक घड़ी जैसी टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज तेज होती गई और फिर उन्होंने देखा एक भव्य पुरानी घड़ी जो इन जड़ों के बीचों बीच खड़ी थी। वो रुके और उसे घूरते रहे। घड़ी टिक टिक करती रही, फिर उसकी आवाज धीमी होने लगी और वो घड़ी पिघलने लगी। तभी पेड़ों के पीछे कुछ आकृतियां नजर आने लगी। भयंकर मुड़े तुड़े प्राणी, जैसे नरक से बाहर निकले हों। चारों ओर से हंसी, गुर्राहट, चीखें सुनाई देने लगी और मेरे डैड भागने लगे, जड़ों के ऊपर से कूदते हुए, फिसलते हुए, टकराते हुए। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए। फिर किसी चीज ने उन्हें पीछे से जोर से मारा। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। अचानक उनकी आंख खुल गई। वो एक जोरदार सांस के साथ उठे, जैसे पानी में डूबे हुए किसी इंसान ने पहली बार सांस ली हो। उनका शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन ये कोई गर्मी वाला पसीना नहीं था, ये डर का पसीना था। वो घबराए हुए बैठे और खुद को संभालने की कोशिश करने लगे। उनका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उन्हें सीने में दर्द होने लगा था। उन्होंने थोड़ी देर खुद को शांत किया। उस वक्त जो राहत महसूस हुई वो बड़ी राहत थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उनकी खिड़की पर कुछ हिला। उनकी नजर झटके से ऊपर गई और वहां एक चेहरा उन्हें घूर रहा था। वो वहीं जम गए, जैसे कोई मुर्दा हो, कोई बर्फ का पुतला हो। समय जैसे थम गया हो, फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें हिला दिया हो। उन्होंने धीरे से अपनी पिस्तौल उठाई और बिना ज्यादा सोचे ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। पिस्तौल की चमक ने उनकी आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया दी। जब उन्होंने दोबारा देखा, खिड़की पर एक गोल छेद था और वो चेहरा गायब था। उन्होंने कुछ पल वहीं रुके रहकर इंतजार किया, फिर धीरे से ड्राइवर सीट की तरफ बढ़े और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई निशान और ना कोई चेहरा। कुछ भी ऐसा नहीं जिससे लगे कि कोई वहां कभी था भी। लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने उसे देखा था। इससे भी अजीब बात, उनका फोन रात के 12:13 दिखा रहा था। उन्हें याद था जब उन्होंने सोने से पहले आखिरी बार टाइम देखा था तो रात के 12:08 का समय था और उन्हें पक्के तौर पर यकीन था कि तब से कम 1 घंटा बीत चुका था। अब तक कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि मैं खुद सोचने लगा था, क्या डैड मजाक कर रहे हैं? वो मजाकिया जरूर हैं, लेकिन कभी ऐसा लंबा, डरावना और डिटेल वाला किस्सा उन्होंने पहले कभी नहीं बनाया था। वो खिड़की से बाहर झांकते रहे, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ और तो नहीं है। एक वक्त पर तो उन्होंने सोचा ट्रक यहीं छोड़ दूं और पैदल वापस शहर की तरफ निकल जाऊं, लेकिन ये सोचना भी खतरनाक था। इतनी ठंड में, उस जंगल में, अंधेरी रात में पैदल चलना खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा होता। उन्होंने काफी देर तक बस मोबाइल की स्क्रीन देखी, टाइम को बदलते हुए देखा। बहुत धीरे धीरे उन्हें लगने लगा समय जैसे रुक गया है।
वो खुद से सेकंड्स गिनने लगे। 1, 2, 3, पूरे 60 तक गिना, लेकिन स्क्रीन पर टाइम नहीं बढ़ा। आखिरकार उन्होंने गिनती जारी रखी और 386 तक गिनने के बाद फोन की स्क्रीन पर 1 मिनट बढ़ा। अब आप सोचेंगे, इतना सब होने के बाद वो कभी दोबारा नींद लेने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की जागने की, लेकिन नींद जैसे उन पर हावी हो गई और उनके सोने के बाद फिर से सपना। वो खुद को बर्फ पर चलते हुए देख रहे थे। बर्फ के नीचे से खड़खड़ की आवाज आ रही थी। चारों ओर एक घना अंधेरा जंगल था। वो चलते जा रहे थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे शरीर अपने आप चल रहा हो और दिमाग किसी खालीपन में डूबा हो। उन्हें दिख नहीं रहा था कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इससे फर्क भी नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक वो रुक गए, जैसे उनकी नींद टूट गई हो। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा। एक झटके में डर उनके अंदर समा गया। मैं कहाँ हूं और मैं ट्रक से बाहर क्यों हूं? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कहीं कोई सड़क नजर नहीं आई। बस जंगल, अंधेरा और चारों तरफ ठंडी बर्फ। और फिर उन्होंने उसे देखा। जंगल के अंदर वही चेहरा, पीला, खोखला, इंसान से बिल्कुल अलग। वो चारों हाथ पैरों पर चलता हुआ, हिलता डुलता हुआ, लहराता हुआ बाहर आ रहा था। डैड पूरी ताकत से पलटे और दौड़ने लगे। पेड़ की टहनियां उनके चेहरे को नोच रही थीं, लेकिन वो रुके नहीं। उन्हें कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा था। बस भागते जा रहे थे, पीछे देखते रहे, लेकिन उस चीज की परछाई तक नहीं दिखी। फिर भी उन्हें पता था वो उनके पीछे है। धीरे धीरे हवा में धुएं की हल्की सी गंध आने लगी। उन्हें उस दिशा में कुछ हलचल सुनाई दी और जल्द ही एक खुला इलाका आया। वहां एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन था। उसकी चिमनी से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था। कोई और रास्ता ना देख वो दौड़कर उस घर की ओर भागे और दरवाजा पीटने लगे। पीछे जंगल से अजीब आवाजें आती रहीं, लेकिन फिर दरवाजा खुला। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। डैड ने मुड़कर देखा। उनकी छाती पर एक शॉटगन का मुंह था। उन्होंने धीरे से हाथ ऊपर उठा दिए, ये दिखाने के लिए कि वो कोई खतरा नहीं है। प्लीज सर, प्लीज, वहां कुछ है, मुझे अंदर आने दो। वो रुक गए। उन्हें लगा ये बूढ़ा आदमी जरूर उन्हें पागल समझेगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, सर, वहां कुछ है, बाहर जंगल में कुछ है। उस बूढ़े की आंखों में जो क्रोध था वो अचानक बदल गया। अब वहां जिज्ञासा थी। उसने डैड के पीछे देखा और फिर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने फिर भी शॉटगन नीचे नहीं किया, लेकिन उन्हें अंदर आने का इशारा किया। उसने कैबिन के कोने में एक कुर्सी की ओर इशारा किया। डैड वहीं बैठ गए। बूढ़ा आदमी दरवाजा बंद करके कुछ पल वहीं खड़ा रहा। वो शायद बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? डैड ने बताया कि कैसे उनका ट्रक खराब हुआ, कैसे तूफान ने उन्हें घेर लिया और फिर कुछ अजीब हुआ, और कैसे अचानक वो जंगल में नींद में चलते हुए पहुंच गए। बूढ़ा आदमी एक लंबी सांस लेकर शांत हो गया। उसने आखिरकार अपनी शॉटगन नीचे रखी और डैड को पानी लाकर दिया। फिर खुद भी उनके सामने बैठ गया। उसने कहा कि इन जंगलों में बहुत अजीब चीजें होती हैं। डैड चुप रहे, शायद वो कुछ और सुनना चाहते थे। फिर उसने अपना नाम डंकिन बताया और कहा कि उसका परिवार पिछले 100 सालों से उस जमीन का मालिक है। अब तो मैंने गिनती भी खो दी है। कितनी सर्च पार्टीज, एडवेंचर के शौकीन, शिकारी,
और अजीब अजीब लोग यहां आए, लेकिन लौट नहीं पाए। मैंने मैंने एक चेहरा देखा था। कैसा चेहरा? डैड ने ठीक वैसे ही उस डरावनी शक्ल का जिक्र किया जैसा उन्होंने पहले किया था। एक लंबा पीला चेहरा, मानो वो इंसान हो ही नहीं। डंकन ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया और फिर हल्की सी हंसी दी। अच्छा, ये तो कुछ नया है। हम यहाँ हर तरह की कहानियां सुनते हैं, यूएफओ, बिगफुट, पर कोई कभी सबूत नहीं ला पाता। तो तुम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते? बिल्कुल करता हूं। मैं यहाँ इतने सालों से रह रहा हूं। मुझे पता है इन जंगलों पर हमारा बस नहीं है। दुनिया भर में अंधेरे में छिपे कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर वो कुछ देर रुके, धीरे धीरे हाथों को गोद में मोड़ लिया और गहरी सांस ली। तुमने जो देखा, एक जनजाति हुआ करती थी यहां, अपुलकरी। नाम सुना है कभी? डैड ने सर हिलाकर नहीं कहा। मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन मेरा एक दोस्त था, बेचारा अब नहीं रहा। वो अरापाहो जनजाति का था। उसने बताया था कि उसकी कौम में पीढ़ियों से अपुलकरी की कहानियां सुनाई जाती थीं। दूसरी जनजातियां उनसे डरती थीं। वो कहते थे अपुलकरी सिर्फ आम युद्ध नहीं करते थे, उनके पास कुछ और था। ऐसे अनुष्ठान, ऐसी क्रूरता और ऐसी समझ जो इंसानी लगती ही नहीं थी। कुछ लोग कहते थे वो इंसान थे ही नहीं। डंकेन फिर चुप हो गया, साइड टेबल से चाय का एक घूंट लिया। एक अफवाह बहुत ज्यादा फैली हुई थी उन अपुलकरी के बारे में। बहुत नाम हैं उनके, नॉट राइट्स, लायर्स और अनकैनीज। ऐसे जीव जो इंसानों जैसे दिखते हैं पर होते नहीं। कुछ थोड़े इंसानी लगते हैं, लेकिन कुछ तो बिल्कुल भी नहीं। लंबे चेहरे, चौड़े मुंह, बड़ी आंखें और अलग अलग रूप। कुछ लोग कहते हैं कि वो समय और स्थान को भी मोड़ सकते हैं, और जाने कितनी अजीब गुमशुदगियों का कारण सिर्फ वही है। डंकिन फिर रुके और एक हल्की सी हंसी के साथ बोले, मैं खुद ये सब देखकर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात सच है, बहुत लोग गायब हुए हैं और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। डैड बस उन्हें देखते रहे। उनकी आंखों में कोई सनक नहीं थी, कोई घमंड नहीं था, बस एक यकीन था, एक सच था। अगर यहां इतना सब होता है तो तुम यहां क्यों रहते हो? डैड ने आखिरकार पूछ ही लिया। डंकेन कुर्सी पर पीछे झुका और कुछ सोचने लगा। डैड को लगा कि वो कहेंगे कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, वो इसे छोड़ नहीं सकते। उन्होंने वो बात कही भी, लेकिन फिर कुछ और भी कहा। अगर मैं 20 साल छोटा होता तो शायद चला जाता, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएं, तो दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम छुप सको। ये सुनते ही डैड की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। डंकेन की बातों में कोई ड्रामा नहीं था, ये सच्चाई थी जिसे उन्होंने बस मान लिया था। खैर, डंकेन ने उन्हें रात भर वहीं रुकने दिया। सुबह दोनों ने मिलकर सड़क तक का रास्ता बनाया। डंकेन के पास एक बड़ा डॉज डीजल ट्रक था, जिससे उन्होंने बर्फ में आराम से रास्ता काट लिया। जल्द ही वो डैड के ट्रक तक पहुंचे, लेकिन अब उसकी हालत और भी खराब थी। ट्रक के कई टायर्स फटे हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं, इंजन के नीचे बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई थी, और हैरानी की बात, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। डंकिन ने उन्हें शहर तक छोड़ा। ट्रक को टो करवाया गया और करीब 1 हफ्ते बाद डैड घर लौटे। मैंने तब उनसे पूछा, तो अब आप इन सब चीजों पर यकीन करते हो? उन्होंने हंसते हुए कहा, अब भी ना करूं
तो बेवकूफ़ ही कहलाया जाऊंगा। हम दोनों हंसे, लेकिन मैं जानता था वो अभी और कुछ कहना चाहते हैं। वो बहुत अजीब अनुभव था, लेकिन अब सोचता हूँ शायद मैंने कुछ बढ़ा चढ़ा कर याद किया हो। शायद मेरा दिमाग कुछ भूल गया हो, या उसने खुद कुछ जोड़ लिया हो। लेकिन कुछ ऐसा था उस रात जो अब तक पीछा नहीं छोड़ता। मैंने उस रात कुछ ऐसा देखा जो मुझे देखना नहीं चाहिए था, और मैं कभी दोबारा देखना भी नहीं चाहता। वो बस शांत बैठ गए। मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। काफी समय बाद उन्होंने बताया, जब ट्रक क्रैश हुआ था और जब वो डंकन के साथ शहर पहुंचे, बीच में पूरे 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिन। उन्हें खुद नहीं पता कि वो वक्त कहाँ गया, और डंकन को भी कोई अंदाजा नहीं था। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब उन्हें शायद कभी नहीं मिलेंगे। डैड का डंकन से कुछ सालों तक संपर्क रहा, लेकिन 2019 में डंकन की मौत हो गई। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता हूँ। उन्हें उस हालत में देखना, उस डर में, उलझन में, मुझे बहुत अजीब लगा। मैं उनके हर शब्द की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन पर यकीन करता हूँ। शायद आप में से कई लोगों को यह बस एक कहानी लगे, कुछ मिनट की एंटरटेनिंग काल्पनिक घटना लगे, लेकिन मेरे लिए यह एक भयानक संभावना है। एक बात तय है, अब से आप मुझे I-94 बिलिंग्स के पास दोबारा कभी नहीं देखेंगे।